हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल कॉर्पस। और आज हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लिखा है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। तो इसको मैंने इसी तरीके लिखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम डील करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओरिजिन और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और केसेस में कौन कौन से केसेस में इसको अप्लाई किया गया है, एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ओरिजिन देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर लिया जाता है केशवानंद भारती से, बट इसकी जो ओरिजिन है वो जस्टिस बुदोलकर ने की थी। और सज्जन सिंह का केस था 1965 में। उस केस में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी। आफ्टर द सज्जन सिंह केस, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। 47 साल पहले केशवानंद भारती केस, जो कि आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस माना जाता है और बहुत ही लेंदी केस के नाम से भी इसको जाना जाता है, उस केस में बेसिक स्ट्रक्चर को सज्जन सिंह के बाद प्रॉपरली डिस्कस किया गया और इसमें 13 जजेस बेंच बैठी थी। तो नाउ वी फोकस ऑन द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस और देखेंगे केशवानंद भारती को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई और बेसिक स्ट्रक्चर का इवॉल्वमेंट क्यों हुआ और क्या रीज़न थे। The adoption of the Indian Constitution, debate have started regarding the power of Parliament to amend the key provision of the Constitution. जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यह एक तरीके की जंग जो है वो बीच में छिड़ गई थी और पार्लियामेंट अपनी तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो की प्रोविजंस थे और अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से वो चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रही थी, अमेंडमेंट कर रही थी। तो ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी और उस टाइम पे जुडिशरी जो थी वो जुडिशरी का इतना रोल नहीं था, इतना इंटरफेरेंस नहीं था, क्योंकि वो पावर जो थी वो पार्लियामेंट खुद में सुप्रीम मानती थी। और ये चीज़ जो है वो 1973 में जो बेसिक स्ट्रक्चर आया वो लगभग 1950 के बाद, यानी कि 23 साल बाद इस चीज़ में चेंज लाने की जो कोशिश थी वो केशवानंद भारती के केस में दिखी थी। आज़ादी के कुछ सालों तक या यूँ कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रही थी और एब्सोल्यूट पावर दे रखी थी पार्लियामेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उस चीज़ में वो इफ एंड बट किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन अपने तरीके से काम कर रही थी और पार्लियामेंट अपनी पावर का फुल इस्तेमाल कर रही थी। एज was seen in the verdict in शंकरी प्रसाद केस 1951 एंड सज्जन सिंह केस 1965। दोनों ही केस में जो कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया उसमें साफ साफ था कि लॉ इन आर्टिकल 13 मस्ट बी टेकन टू मीन रूल्स और रेगुलेशन मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, नॉट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट पावर। 368 के अंडर पार्लियामेंट को पावर है इस तरीके से कोई भी अमेंडमेंट करने की, जो कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में साफ साफ दिखा। This means the parliament have the power to amend any part of the constitution including fundamental rights. जबकि आर्टिकल 13 क्लब 2 ये चीज़ बोलता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 में है, उस चीज़ को एब्रेज करेगा। और सज्जन सिंह शंकरी प्रसाद के केस के बाद अब आता है फोकस में केस गोलकनाथ का। इसी गोलकनाथ केस जो कि 1967 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वर्डिक्ट दिया और जो सिनेरियो था वो चेंज करते हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके का जो स्टैंड लिया यहाँ पे, उसमें ये बोला कि पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स एंड दिस पावर वुड ओनली बी विद अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि यहाँ पे एक जो रोक लगी थी ना पार्लियामेंट के हाथों में, वो गोलकनाथ के केस में लगी थी। तो ये स्टार्टिंग थी जुडिशरी की अपलिफ्टमेंट का और एक स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे। यहीं पे एक तरीके से टर्निंग पॉइंट बोला जा सकता है जुडिशरी का, जहाँ पे पार्लियामेंट को हर तरीके के अमेंडमेंट करने से या अमेंडमेंट करने की जो प्रोविज़न थे उनके या उनकी जो सोच थी उस चीज़ को चेंज किया गया यहाँ पे। और इस केस में बोला गया पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो ये बहुत हाईलाइट वर्डिंग थी सुप्रीम कोर्ट की। और कोर्ट ने बोला कि अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज लॉ।
within the meaning of Article 13 of the Constitution, and therefore if the amendment take away the or abridges the fundamental right conferred by Part 3rd, it is void. यानी उसने साफ साफ जो केस सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद ने बोला गया उस चीज़ को ओवररूल करते हुए आईसी गोलकनाथ में कोर्ट ने यह बोला कि जो 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट होंगे उनको लॉ के तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और ऐसे लॉ अगर किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं या उसको एब्रिज करते हैं तो वो वॉइड ठहराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर का सही इस्तेमाल करते देख पार्लियामेंट यहाँ पे अपने एक सदमे में आ जाती है और ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं होती है, तो उसके पास जो पावर होती है उसका वो इस्तेमाल करते हुए जो आईसी गोलकनाथ का केस था और आरसी कूपर का केस, आरसी कूपर और आईसी गोलकनाथ केस और माधवराव सिंधिया का केस जो कि 1970 में हुआ था, उसको जो चेंज करने के लिए, उसका वर्डिक्ट चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस थे वो करना स्टार्ट कर दिए। यानी कि एक तरीके से पार्लियामेंट या कह लें कि जो उस समय की गवर्नमेंट थी विच वॉज हेडेड बाय इंदिरा गांधी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो उन्होंने वो जो अमेंडमेंट थे वो करना स्टार्ट कर दिए कि जो आईसी गोलकनाथ का जो वर्डिक्ट था वो पूरी तरीके से आगे चल के चेंज हो जाए। तो उन्होंने अमेंडमेंट जो किए उनमें से मेजर अमेंडमेंट थे 24, 25, 26 एंड 29 अमेंडमेंट। और अब आता है वो केस जिसकी हम सब बात कर रहे हैं, केशवानंद भारती के केस। इस केस में वो सारे अमेंडमेंट जो कि 25, 24, 26, 29 उनको चैलेंज किया गया। किस केस में? केशवानंद भारती के केस में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे जुडिशियल रिव्यू की पावर को जो है एब्रिज कर रहे थे, और जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का पार्ट है। और इस तरीके से जो नाना भाई पालकी वाले थे, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि उस टाइम के जो एडवोकेट थे केशवानंद भारती के केस में, आईसी गोलकनाथ के केस में, आरसी कूपर के केस में, उन्हें उस टाइम का बहुत ही फेमस और बहुत ही टैलेंटेड एडवोकेट माना जाता था। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारे केसेस करे, और इस केस में, केशवानंद भारती के केस में भी वो एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट थे। केशवानंद भारती का केस आता है और जिसमें यह केस केरला के एक मठाधीश का केस था, जिसमें लैंड रिफॉर्म होने के बाद जो उनके द्वारा जो रिलीजियस प्रॉपर्टी थी उसके मैनेजमेंट पे रोक लगा दी गई थी और उसको जब्त करने की बात कही थी इस लैंड रिफॉर्म एक्ट में। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस केस को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 26 कंसर्निंग द राइट टू मैनेज रिलीजियसली ओन प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया, और इस केस में जो चैलेंज किया गया वहाँ पे जो एक इशू उठ के आया उसमें ये था कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड वॉज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड। In the other word, could Parliament alter, amend, abrogate any part of Constitution, even the extent of taking away fundamental rights? इस चीज पे फोकस डालते हुए इस चीज को चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती के केस में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि 13 जजेस की बेंच थी, वो केशवानंद भारती के केस में इस चीज को ऑब्जर्व करती है, और जो आउटकम निकल के आता है उसमें वर्डिक्ट में 7:6 का वर्डिक्ट था। उसमें निकल के आया कि पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो लॉन्ग एज इट डिड नॉट अल्टर और अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वही अल्टीमेट चीज निकल के आई। आईसी गोलकनाथ का केस जो था, जो आईसी गोलकनाथ में बोला गया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, तो उस चीज को ओवररूल कर दिया गया। यानी कि पार्सली इस चीज को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर्ड है, टोटली एब्सोल्युटली एम्पावर्ड है कि किसी भी प्रोविजन को वो चेंज कर सकती है। उसके पास पावर है आर्टिकल 368 के अंदर कि अमेंडमेंट कर सकती है। बट इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई, कहीं ना कहीं एक तरीके का जो है प्रोविजो लगा दिया गया कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चेंज को नहीं रोका जाएगा, बट असेंशियल फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करते हुए। यानी कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब वो चाहे फंडामेंटल राइट हो या किसी भी प्रोविजन को करना चाहे अमेंड तो कर सकती है। बट जो कंफ्यूजन निकल के आती है वो ये होती है कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या। यानी कि कोर्ट ने ना इस चीज को डिफाइन किया, ना पूरी तरीके से बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बट इस चीज को डिफाइन ना करते हुए भी एक जो ब्लूप्रिंट तैयार किया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का,
फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से कुछ ऐसी चीजें थी जो ऐसे प्रिंसिपल्स थे उनको एज अ बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, यानी कि फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एज बीइंग इट्स पार्ट. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सिंस बीन इंटरप्रेटेड to include the supremacy of constitution, rule of law, independence of judiciary, doctrine of separation of powers, sovereign democratic republic and the parliamentary system of government. ये कुछ चीजें थी जिनको माना गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, और सैलेंट जो फीचर्स थे उसके, वेलफेयर स्टेट एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे टर्म्स थे और कुछ ऐसी चीजें थी कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको बेसिक स्ट्रक्चर, स्पेशल फीचर्स की तरीके से इनको माना गया और इन्हीं को बेसिक स्ट्रक्चर के तरीके से एक तरीके का दर्जा दिया गया. और अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन का इम्प्लीकेशन हुआ, यानी कि एप्लीकेशन हुआ. तो एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज द एसआर बोमई केस. In this case, the Supreme Court upheld the dismissal of the BJP government by the president following the demolition of Babri Masjid, invoking a threat to secularism by this government. यानी कि सेकुलरिज्म को खतरा देखते हुए और इस चीज़ को जो है देखा गया, जो डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का, उसमें प्रेसिडेंट के थ्रू जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, जो कल्याण सिंह की सरकार थी यूपी में, उसको गिरा दिया गया, यानी कि वो गवर्नमेंट की पावर उससे ले ली गई थी. और यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो माना गया सेकुलरिज्म, और इसके नाम पर जो है बीजेपी गवर्नमेंट को अपनी एक सीट छोड़नी पड़ी थी और सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. ये पूरा कॉन्सेप्ट था बेसिक स्ट्रक्चर का. और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन के साथ कुछ केसेस थे, उनको डिस्कस करते हुए हमने इस चीज़ को देखा कि कहाँ पे इसका एप्लीकेशन हुआ और क्या ओरिजिन था, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इसको स्टार्ट करते हुए केशवानंद भारती के केस में जो चीज़ इसके साथ डिसाइड हुई उस चीज़ को बताया. और थैंक यू सो मच.